बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी की एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप विच इज़ कोहॉर्ट स्टडी। सो कोहॉर्ट स्टडी इज़ बेसिकली a subtype of analytical study which is also a subtype of the observational study। तो कोहॉर्ट स्टडी बेसिकली एनालिटिकल स्टडी की एक टाइप है जिसके अंदर हम अपने हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। जिस तरह दूसरी स्टडीज़ हैं केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल और सीआर केस रिपोर्ट, उसके साथ उसी तरीके से कोहॉर्ट स्टडी भी होती है। उसमें हम मेजर करते हैं अपने हाइपोथेसिस को। और कोहॉर्ट स्टडी को हम फॉरवर्ड स्टडी भी कहते हैं या प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं। इसे आप अभी फ़िलहाल छोड़ दें, केस कंट्रोल स्टडी को हम बाद में करेंगे। यहाँ पर देखें आप, तो कोहॉर्ट स्टडी को हम फॉरवर्ड स्टडी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को देख रहे होते हैं अपने हाइपोथेसिस की। अच्छा, एक और बात याद रखिए कि कोहॉर्ट स्टडी में हम हमेशा किसकी बात करते हैं? कॉज एंड अफेक्ट की, इसलिए इसको हम कॉज टू अफेक्ट स्टडी भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी पर्सन ने कोई चीज़ की और उस पर उसका अफेक्ट हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने अगर स्मोकिंग की तो उसको लंग कैंसर हुआ, तो कॉज इसमें हो गया स्मोक और लंग कैंसर इसमें हो गया उसका अफेक्ट। तो ये कोहॉर्ट स्टडी का बेसिक रूल है कि इसमें हम कॉज और अफेक्ट की बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे प्राइम एग्जांपल है, क्लासिक एग्जांपल, वो स्मोकिंग की ही है। तो हम वही लेकर चलेंगे कि किसी ने बंदे ने स्मोक की तो उस बंदे के स्मोकिंग करने की वजह से उसको लंग कैंसर हो गया। अब कोहॉर्ट स्टडी के अंदर एक और चीज़ आ जाती है कि इसमें हम हमेशा 2 ग्रुप्स लेते हैं, एक ग्रुप ए, दूसरा ग्रुप बी। ग्रुप ए वो ग्रुप होता है जो कि स्मोकिंग से अफेक्टेड है, जिसने स्मोकिंग की है, और ग्रुप बी जो नॉट एक्सपोज टू स्मोकिंग। इन दोनों के अंदर हम अफेक्ट देखेंगे कि आफ्टर सर्टेन टाइम क्या हुआ। ठीक है, तो ग्रुप ए में हमने ले लिए 100 पेशेंट्स फॉर एग्जांपल, ग्रुप बी में भी हमने ले लिए 100 पीपल, पेशेंट्स नहीं पीपल। अच्छा, जब हमने इनको कंपेयर किया, अच्छा कंपेयर भी हमें एक सर्टेन टाइम की बात करना है और वो हम डिजीज़ की पैथोजेनेसिस के रेस्पेक्ट से करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम बात कर रहे हैं लंग कैंसर की, तो हमें पता है कि हमने अपनी मेडिकल नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए ये डिटरमाइन कर लिया कि कैंसर एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स आफ्टर डेवलप होता है आफ्टर द कॉजेटिव एजेंट, एंड इन दिस केस द स्मोकिंग। सो हमने 15 ईयर्स के बाद चेक किया ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर कि ग्रुप ए जिसने स्मोकिंग की थी उसमें क्या अफेक्ट आया, और ग्रुप बी वाले जो पीपल थे जिन्होंने नहीं की उनमें क्या अफेक्ट आया। तो हमने देखा कि ग्रुप ए के अंदर 80% या 80 पीपल को लंग कैंसर के केसेस थे, और ग्रुप बी के अंदर हमने ये देखा जिन्होंने स्मोकिंग नहीं की थी तो 80% नॉर्मल थे, या 80 पीपल को लंग कैंसर नहीं हुआ था। तो हमने ये अपनी स्टेटमेंट दे दी कि स्मोकिंग इज़ अ रिस्क फैक्टर, कि द पीपल हु आर स्मोकर आर ग्रेटर प्रोन टू द लंग कैंसर दैन द पीपल हु आर नॉट स्मोकिंग। ठीक है ना, ये तो हमने ज़बानी बात कर ली कोहॉर्ट स्टडी के अंदर कि कॉज हुआ और उस कॉज का अफेक्ट हुआ। ठीक है ना, अब हमें इसे मैथमेटिकली कैलकुलेट भी करना ज़रूरी है, इसके बगैर कोहॉर्ट स्टडी इनकम्प्लीट है। तो कैलकुलेशन के लिए कोहॉर्ट स्टडी के अंदर बेसिकली हम स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन की हेल्प से उसे कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन का मतलब है हाउ स्ट्रॉन्ग द कनेक्शन बिटवीन द कॉज एंड डिजीज इज़, इन दिस केस द स्मोकिंग लंग कैंसर। तो उसमें हम 3 तरह की कैलकुलेशंस करते हैं। एक है रिलेटिव रिस्क, एक एट्रीब्यूटेबल रिस्क, और तीसरा है हमारे पास पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। इन तीनों के फार्मूले हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। रिलेटिव रिस्क का फार्मूला है इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज्ड। इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज्ड का मतलब कि वो पीपल जिन्होंने स्मोकिंग की थी उनके अंदर लंग कैंसर और
इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज मतलब जिन्होंने स्मोकिंग नहीं की थी और उनके अंदर लंग कैंसर। तो यहाँ पर हमने वही एग्जांपल पिछली वाली ली है कि 100 स्मोकर्स थे, उसमें से 80% लोगों को लंग कैंसर हो गया था, और 100 नॉन स्मोकर्स थे, उसमें से सिर्फ 10 को लंग कैंसर हुआ था। तो यहाँ पर हम इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज में और डिवाइडेड बाय इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज में ये फार्मूला लिख देंगे कि 100 में से 80 स्मोकर्स जिनको लंग कैंसर हुआ था डिवाइडेड बाय 100 जिनमें से 10 को लंग कैंसर हुआ था और वो स्मोकर्स नहीं थे, उनका नेट रिजल्ट 8 आया। तो इसकी इंटरप्रिटेशन हम करेंगे कि जो स्मोकर्स हैं हैव 8 टाइम्स मोर चांसेस टू लंग कैंसर एज़ कम्पेयर टू दी नॉन स्मोकर्स। ठीक है, तो ये रिलेटिव रिस्क है इसका कि जो स्मोकर्स है उनमें 8 टाइम ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये बेसिकली हमें उसकी परसेंटेज, उसकी चांसेस की वो बता रहा है कि कितना परसेंट ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो बेसिकली रिलेटिव रिस्क से हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया कि 3 आ सकते हैं, या तो रिलेटिव रिस्क इज इक्वल टू 1 होगा, या रिलेटिव रिस्क इज़ ग्रेटर देन 1 होगा, या रिलेटिव रिस्क लेस देन 1 होगा। अगर तो रिलेटिव रिस्क 1 है, रिलेटिव रिस्क इज इक्वल टू 1, उसका मतलब कि नो एसोसिएशन। इसका मतलब ये है कि मतलब 100 में से 80 पेशेंट लंग कैंसर वाले स्मोकर्स थे और 100 में से 80 पेशेंट ही लंग कैंसर वाले नॉन स्मोकर्स थे। मतलब कि हम ये कह सकते हैं उसमें कि नो एसोसिएशन ऑफ द स्मोकिंग टू लंग कैंसर। ये हम सिर्फ बात करेंगे जब रिलेटिव रिस्क 1 होगा, उसकी इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे। अगर रिलेटिव रिस्क ग्रेटर देन 1 होगा, फॉर एग्जांपल 8, तो उसका मतलब कि एसोसिएशन प्रेजेंट है, जो कि हमने पहले बात की थी कि स्मोकर्स हैव 8 टाइम्स ग्रेटर चांसेस ऑफ द लंग कैंसर दैन नॉन स्मोकर्स। और इफ़ द रिलेटिव रिस्क इज लेस देन 1, तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि एसोसिएशन इज एब्सेंट, एसोसिएशन प्रेजेंट है, लेकिन उसको हम कहते हैं नेगेटिव एसोसिएशन या फिर रिस्क फैक्टर इज प्रोटेक्टेड, कि स्मोकिंग इतना ज़्यादा कॉज नहीं कर रही लंग कैंसर का। इसका मतलब ये होगा। तो ये तो हमने बात कर ली रिलेटिव रिस्क की। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम दूसरी कैलकुलेशन करते हैं एट्रीब्यूटेबल रिस्क, और तीसरी कैलकुलेशन हम करते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क का भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि इंसिडेंस ऑफ द एक्सपोज, यानी कि जो एक्सपोज ग्रुप था जो कि स्मोकिंग कर रहे थे, माइनस इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज, यानी कि नॉन एक्सपोज ग्रुप जो कि स्मोकिंग नहीं कर रहे थे फिर भी उन्हें लंग कैंसर हो रहा था, डिवाइडेड बाय इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज इनटू 100। तो इसका इसी तरीके से कैलकुलेट करके हमने रिजल्ट निकाला, तो 88% हमारे पास एट्रीब्यूटेबल रिस्क का गया। अच्छा, इसकी इंटरप्रिटेशन हम ये नहीं कहेंगे कि 80% चांसेस ग्रेटर देन फ्रॉम दी नॉन स्मोकर्स के स्मोकर्स 88% ज़्यादा प्रोन होते हैं, नहीं, ये नहीं कहेंगे। इसमें हम कहेंगे कि इसमें हम स्मोकर्स यानी कि जो पर्सन है उनकी बात नहीं करेंगे, इसमें हम डिजीज़ की एक्चुअल बात करेंगे कि 88% इज़ डिजीज़ इज़ एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, के जो डिज़ीज़ है हमारी लंग कैंसर वो 88% हो रही है स्मोकिंग की वजह से। इसको एसोसिएट करेंगे इसके साथ। अच्छा, इसी तरीके से पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क की अगर हम बात करें, तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क हमारे पास इस तरह है कि हम इसमें निकालते हैं इंसिडेंस ऑफ टोटल माइनस, इंसिडेंस ऑफ टोटल का मतलब कि टोटल ग्रुप जो कि अफेक्ट हुआ था, चाहे स्मोकर या चाहे नॉन स्मोकर, माइनस इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज एंड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस ऑफ द टोटल दोबारा से। तो इसका हमने रिजल्ट निकाला 77%। तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे निकलेगी? तो ये बेसिकली हमारे पास 77% जो रिजल्ट है, इसकी इंटरप्रिटेशन पिछले दो एट्रीब्यूटेबल रिस्क और रिलेटिव रिस्क दोनों से डिफरेंट होगी। इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से होगी कि इसमें बेसिकली इसकी बताने से पहले मैं आपको ये बता दूंगा, इसका मतलब ये है कि अगर हम रिस्क फैक्टर को ख़त्म कर दें तो कितना परसेंट कम हो जाएगा उसका अफेक्ट पॉपुलेशन के ऊपर, यानी कि हम कितनी परसेंटेज एनुअली उस सेम पॉपुलेशन के अंदर स्मोकिंग को ख़त्म कर दें, तो उससे उस पॉपुलेशन के अंदर जो रिस्क फैक्टर है, जो वो है डिजीज़ है यानी कि लंग कैंसर, वो किस हद तक कम हो जाएगी। तो उसको मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। तो यहाँ पर हमारे पास निकला है 77%। इसका मतलब ये होगा कि इफ़ एनुअली यानी कि सालाना, हर साल अगर हम स्मोकिंग को वो कर दें, एलिमिनेट कर दें, तो 70% डिक्रीज़ होगा हमारा अफेक्ट के ऊपर, यानी कि जो डिजीज़ है हमारी, इन दिस केस द लंग कैंसर। कि अगर हम एनुअली, मैं दोबारा इंटरप्रेट कर देता हूँ, मेरे से थोड़ी सी अगर मिस्टेक हो गई हो बोलने में, इफ़ द स्मोकिंग विच इज़ द रिस्क फैक्टर, इसकी वजह से हम कह रहे थे कि लंग कैंसर हो रहा था, इज़ एलिमिनेटेड, वो रिस्क फैक्टर को अगर हम एलिमिनेट कर देंगे फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, देयर विल बी एनुअल 77% डिक्रीज़। वो जो सालाना है वो 77% डिक्रीज़ हो जाएगा हमारा अफेक्ट के ऊपर, यानी कि लंग कैंसर के ऊपर एवरी ईयर इन द सेम पॉपुलेशन, हर साल। तो इसको हम इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं क्वाड स्टडी में। तो दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली हमने ये कहा था कि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं, उसमें
दो स्टडीज़ होती हैं, दो टाइप्स की स्टडी होती हैं। एक होती है ऑब्जर्वेशनल, एक होती है एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल में बेसिकली हम अपने हाइपोथेसिस को, कोई भी जो हमारी स्टेटमेंट होती है, हमने अपनी तरफ से जो सोची होती है या जो हमें पहले से पता होती है, वो हम उसके हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर उस ऑब्जर्वेशनल के अंदर एक टाइप आ जाती है एनालिटिकल स्टडी। एनालिटिकल स्टडी के अंदर हम बेसिकली अपने उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, और उस टेस्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप की स्टडीज़ होती हैं, जिसमें आज हमने बात की है कोहॉर्ट स्टडी की। तो कोहॉर्ट स्टडी में हम अपना हाइपोथेसिस को 3 तरीके से टेस्ट करते हैं, रिलेटिव रिस्क के थ्रू, एट्रीब्यूटेबल रिस्क के थ्रू और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क के थ्रू। कोहॉर्ट स्टडी में बेसिकली हम हमेशा 2 ग्रुप्स की बात करते हैं। एक वो ग्रुप जो कि पॉजिटिव एजेंट्स से एक्सपोज था, और दूसरा ग्रुप जो कि हमारा नॉर्मल ग्रुप था, जो कि एक्सपोज नहीं था। लेकिन हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि जो पॉजिटिव एजेंट है, यानी कि अगर स्मोकिंग इज़ दी कॉज ऑफ द लंग कैंसर, तो वो कितनी हद तक ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल पेशेंट जिनको लंग कैंसर हो रहा है। तो उसको मालूम करने के लिए हम कोहॉर्ट स्टडी की हेल्प लेते हैं, और इससे हमें ये भी हेल्प मिल जाती है कोहॉर्ट स्टडी से कि अच्छा, हेल्प नहीं, इसमें हम बेसिकली फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हैं। हमारी इसमें प्रोस्पेक्टिव सोच होती है, यानी कि हम ये देखते हैं कि अगर आज एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है, तो 15 साल बाद या 20 साल बाद उसके अंदर लंग कैंसर के कितने चांसेस हैं। इसमें हम पास्ट में नहीं देखते कि आज अगर एक बंदे को लंग कैंसर है, तो इसने 15 साल पहले स्मोकिंग की थी तो उसको लंग कैंसर हुआ है। ये हम केस कंट्रोल में देखते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे। कोहॉर्ट में हम ये देखते हैं कि अगर आज वो स्मोकिंग कर रहा है, तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है कैंसर डेवलप होने का, वो एटलीस्ट 10 साल का है। तो 10 साल बाद में उसको किसी बंदे ने स्मोक की, तो उस बंदे के स्मोकिंग करने की वजह से उसको लंग कैंसर हो गया। अब कोहॉर्ट स्टडी के अंदर एक और चीज़ आ जाती है कि इसमें हम हमेशा 2 ग्रुप्स लेते हैं, एक ग्रुप ए, दूसरा ग्रुप बी। ग्रुप ए वो ग्रुप होता है जो कि स्मोकिंग से अफेक्टेड है, जिसने स्मोकिंग की है, और ग्रुप बी जो नॉट एक्सपोज टू स्मोकिंग। इन दोनों के अंदर हम अफेक्ट देखेंगे कि आफ्टर सर्टेन टाइम क्या हुआ, ठीक है। तो ग्रुप ए में हमने ले लिए 100 पेशेंट्स फॉर एग्जांपल, ग्रुप बी में भी हमने ले लिए 100 पीपल, पेशेंट्स नहीं पीपल। अच्छा, जब हमने इनको कंपेयर किया, अच्छा कंपेयर भी हमें एक सर्टेन टाइम की बात करना है, और वो हम डिजीज़ की पैथोजेनेसिस के रेस्पेक्ट से करेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं लंग कैंसर की, तो हमें पता है कि हमने अपनी मेडिकल नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए ये डिटरमाइन कर लिया कि कैंसर एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स आफ्टर डेवलप होता है, आफ्टर द पॉजिटिव एजेंट, एंड इन दिस केस द स्मोकिंग। सो हमने 15 ईयर्स के बाद चेक किया ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर कि ग्रुप ए जिसने स्मोकिंग की थी उसमें क्या इफेक्ट आया, और ग्रुप बी वाले जो पीपल थे जिन्होंने नहीं थी, उनमें क्या इफेक्ट आया। तो हमने देखा कि ग्रुप ए के अंदर 80% या 80 पीपल को लंग कैंसर के केसेस थे, और ग्रुप बी के अंदर हमने देखा जिन्होंने स्मोकिंग नहीं की थी, तो 80% नॉर्मल थे, या 80 पीपल को लंग कैंसर नहीं हुआ था। तो हमने ये अपनी स्टेटमेंट दी थी कि स्मोकिंग इज़ अ रिस्क फैक्टर, कि द पीपल हु आर स्मोकर आर ग्रेटर प्रोन टू द लंग कैंसर दैन द पीपल हु आर नॉट स्मोकिंग, ठीक है ना। ये तो हमने ज़बानी बात कर ली कोहॉर्ट स्टडी के अंदर कि कॉज हुआ और उस कॉज का अफेक्ट हुआ, ठीक है ना। अब हमें से मैथमेटिकली कैलकुलेट भी करना ज़रूरी है, इसके बगैर कोहॉर्ट स्टडी इनकम्प्लीट है। तो कैलकुलेशन के लिए कोहॉर्ट स्टडी के अंदर बेसिकली हम स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन की हेल्प से उसे कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन का मतलब है हाउ स्ट्रॉन्ग द कनेक्शन बिटवीन द कॉज एंड डिजीज इज, इन दिस केस द स्मोकिंग लंग कैंसर। तो उसमें हम 3 तरह की कैलकुलेशंस करते हैं। एक है रिलेटिव रिस्क, एक एट्रीब्यूटेबल रिस्क, और तीसरा है हमारे पास पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। इन तीनों के फार्मूले हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। रिलेटिव रिस्क का फार्मूला है इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज्ड। इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज्ड का मतलब कि वो पीपल जिन्होंने स्मोकिंग की थी उनके अंदर लंग कैंसर, और इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज्ड मतलब जिन्होंने स्मोकिंग नहीं की थी और उनके अंदर लंग कैंसर। तो यहाँ पर हमने वही एग्जांपल पिछली वाली ली है कि 100 स्मोकर्स थे, उसमें से 80% लोगों को लंग कैंसर हो गया था, और 100 नॉन स्मोकर्स थे, उसमें से सिर्फ 10 को लंग कैंसर हुआ था। तो यहाँ पर हम इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज में और डिवाइडेड बाय इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज में ये फार्मूला लिख देंगे कि 100 में से 80 स्मोकर्स जिनको लंग कैंसर हुआ था, डिवाइडेड बाय 100 जिनमें से 10 को लंग कैंसर हुआ था, वो स्मोकर्स नहीं थे, उनका नेट रिजल्ट 8 आया। तो इसकी इंटरप्रिटेशन हम करेंगे कि जो स्मोकर्स हैं हैव 8 टाइम्स मोर चांसेस टू लंग कैंसर एज कम्पेयर टू दी नॉन स्मोकर्स, ठीक है। तो ये रिलेटिव रिस्क है इसका, कि जो स्मोकर्स है उनमें 8 टाइम ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये बेसिकली हमें उसकी परसेंटेज, उसकी चांसेस की वो बता रहा है कि कितना परसेंट ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो बेसिकली रिलेटिव रिस्क से हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया कि 3 आ सकते हैं, या तो रिलेटिव रिस्क इज इक्वल टू 1 होगा, या रिलेटिव रिस्क इज ग्रेटर देन 1 होगा, या रिलेटिव रिस्क लेस देन 1 होगा। अगर तो रिलेटिव रिस्क 1 है, रिलेटिव रिस्क इज इक्वल टू 1, इसका मतलब कि नो एसोसिएशन। इसका मतलब ये है कि मतलब 100 में से 80 पेशेंट लंग कैंसर वाले स्मोकर्स थे, और 100 में से 80 पेशेंट ही लंग कैंसर वाले नॉन स्मोकर्स थे। मतलब कि हम ये कह सकते हैं उसमें कि नो एसोसिएशन ऑफ स्मोकिंग टू लंग कैंसर। ये हम सिर्फ बात करेंगे जब रिलेटिव रिस्क 1 होगा, उसकी इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे। अगर रिलेटिव रिस्क ग्रेटर देन 1 होगा, फॉर एग्जांपल 8, तो मतलब एसोसिएशन प्रेजेंट है, जो कि हमने पहले बात की थी कि स्मोकर्स हैव 10 ग्रेटर चांसेस ऑफ द लंग कैंसर देन नॉन स्मोकर्स। और इफ द रिलेटिव रिस्क इज लेस देन 1, तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि एसोसिएशन इज एब्सेंट, एसोसिएशन प्रेजेंट है, लेकिन उसको हम कहते हैं नेगेटिव एसोसिएशन, या फिर रिस्क फैक्टर इज प्रोटेक्टेड, कि स्मोकिंग इतना ज़्यादा कॉज नहीं कर रही लंग कैंसर का। इसका मतलब ये होगा। तो ये तो हमने बात कर ली रिलेटिव रिस्क की।
ठीक है। फिर इसी तरीके से हम दूसरी कैलकुलेशन करते हैं एट्रीब्यूटेबल रिस्क, और तीसरी कैलकुलेशन करते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क का भी फार्मूला को याद होना चाहिए कि इंसिडेंस ऑफ द एक्सपोज, यानी कि जो एक्सपोज ग्रुप था जो कि स्मोकिंग कर रहे थे, माइनस इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज, यानी कि नॉन एक्सपोज ग्रुप जो कि स्मोकिंग नहीं कर रहे थे फिर भी लंग कैंसर हो रहा था, डिवाइडेड बाय इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज इनटू 100। तो इसका इसी तरीके से कैलकुलेट करके हमने रिजल्ट निकाला, तो 88% हमारे पास एट्रीब्यूटेबल रिस्क आ गया। अच्छा, इसकी इंटरप्रिटेशन हम ये नहीं करेंगे कि 80% चांसेस ग्रेटर देन फ्रॉम द नॉन स्मोकर्स के स्मोकर्स 88% ज़्यादा प्रोन होते हैं, नहीं, ये नहीं कहेंगे। इसमें हम कहेंगे कि इसमें हम स्मोकर्स यानी कि जो पर्सन है उनकी बात नहीं करेंगे, इसमें हम डिजीज़ की एक्चुअल बात करेंगे कि 88% इज डिजीज़ इज एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, के जो डिजीज़ है हमारी लंग कैंसर वो 88% हो रही है स्मोकिंग की वजह से, इसको हम इसको एसोसिएट करेंगे इसके साथ। इसी तरीके से पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क हमारे पास इस तरह है कि हम इसमें निकालते हैं इंसिडेंस ऑफ टोटल माइनस इंसिडेंस ऑफ टोटल का मतलब कि टोटल ग्रुप जो कि अफेक्ट हुआ था, चाहे स्मोकर या चाहे नॉन स्मोकर, माइनस इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज एंड डिवाइडेड बाई इंसिडेंस ऑफ दी टोटल दोबारा से। तो इसका रिजल्ट निकाला 77%। तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे निकलेगी? तो ये बेसिकली हमारे पास 77% जो रिजल्ट है इसकी इंटरप्रिटेशन पिछले दो एट्रीब्यूटेबल रिस्क और रिलेटिव रिस्क दोनों से डिफरेंट होगी। इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से होगी कि इसमें बेसिकली इसकी बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँगा, इसका मतलब ये है कि अगर हम रिस्क फैक्टर को ख़त्म कर दें तो कितना परसेंट कम हो जाएगा उसका अफेक्ट पॉपुलेशन के ऊपर, यानी कि हम कितनी परसेंटेज एनुअली उस सेम पॉपुलेशन के अंदर स्मोकिंग को ख़त्म कर दें तो उससे उस पॉपुलेशन के अंदर जो रिस्क फैक्टर है जो वो है डिजीज़ है यानी कि लंग कैंसर, वो किस हद तक कम हो जाएगी। तो उसको मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। तो यहाँ पर हमारे पास निकला है 77%। इसका मतलब ये होगा कि इफ़ एनुअली यानी कि सालाना हर साल अगर हम स्मोकिंग को वो कर दें, एलिमिनेट कर दें, तो 70% डिक्रीज़ होगा हमारा अफेक्ट के ऊपर, यानी कि जो डिजीज़ है हमारी इन दिस केस द लंग कैंसर। कि अगर हम एनुअली, मैं दोबारा इंटरप्रेट कर देता हूँ, मैं थोड़ी ज़्यादा मिस्टेक हो गई वो बोलने में, इफ़ द स्मोकिंग विच इज़ द रिस्क फैक्टर, इसकी वजह से हम कह रहे थे कि लंग कैंसर हो रहा था, इज़ एलिमिनेटेड, वो रिस्क फैक्टर को अगर हम एलिमिनेट कर देंगे फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, देयर विल बी एनुअल 77% डिक्रीज़। तो जो सालाना है वो 77% डिक्रीज़ हो जाएगा हमारा अफेक्ट के ऊपर, यानी कि लंग कैंसर के ऊपर एवरी ईयर इन द सेम पॉपुलेशन, हर साल। तो इसको हम इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं क्वाड स्टडी में। तो दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली हमने ये कहा था कि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं, उसमें दो स्टडी होती हैं, दो टाइप्स की स्टडी होती है, एक होती है ऑब्जर्वेशनल, एक होती है एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल में बेसिकली हम अपनी हाइपोथेसिस को, कोई भी जो हमारी स्टेटमेंट होती है हमने अपनी तरफ से जो सोची होती है या जो हमें पहले से पता होती है वो हम उसकी हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशनल के अंदर एक टाइप है एनालिटिकल स्टडी। एनालिटिकल स्टडी के अंदर बेसिकली अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप की स्टडी होती है, जिसमें आज हमने बात की है क्वाड स्टडी की। तो क्वाड स्टडी में हम अपने हाइपोथेसिस को तीन तरीके से टेस्ट करते हैं, रिलेटिव रिस्क के थ्रू, एट्रीब्यूटेबल रिस्क के थ्रू और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क के थ्रू। क्वाड स्टडी में बेसिकली हम हमेशा दो ग्रुप्स की बात करते हैं, एक वो ग्रुप जो कि पॉजिटिव एजेंट से एक्सपोज था और दूसरा ग्रुप जो कि हमारा नॉर्मल ग्रुप था जो कि एक्सपोज नहीं था। लेकिन हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि जो पॉजिटिव एजेंट है, यानी कि अगर स्मोकिंग इज द कॉज ऑफ द लंग कैंसर, तो वो कितनी हद तक ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल पेशेंट जिनको लंग कैंसर हो रहा है। तो उसको मालूम करने के लिए हम क्वाड स्टडी की हेल्प लेते हैं, और इससे हमें ये भी हेल्प मिल जाती है क्वाड स्टडी से कि अच्छा हेल्प नहीं, इसमें हम बेसिकली फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हैं, हमारी इसमें प्रोस्पेक्टिव सोच होती है। यानी कि हम ये देखते हैं कि अगर आज एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है तो 15 साल बाद या 20 साल बाद उसके अंदर लंग कैंसर के कितने चांसेस हैं। इसमें हम पास में नहीं देखते कि आज अगर एक बंदे को लंग कैंसर है तो इसने 15 साल पहले स्मोकिंग की थी तो उसको लंग कैंसर हुआ है, ये हम केस कंट्रोल में देखते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे। क्वाड में ये देखते हैं कि अगर आज वो स्मोकिंग कर रहा है तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है कैंसर डेवलप होने का वो एटलीस्ट 10 साल का है, तो 10 साल बाद में इसको